नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीसी को डिस्कस किया था। तो आज हम जानने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में, अर्थात इंडियन पीनल कोड के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में आईपीसी के नाम से जानते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान सुनिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भाई बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में, यानी कि आईपीसी के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है और ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड के तौर पर नजर आता है, यानी कि व्यापक संहिता के तौर पर नजर आएगा, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करना है। तो हमें आईपीसी में आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर नॉर्मली हम बात करें तो आईपीसी में क्या देखने को मिलेगा, हत्या से लेकर बलात्कार तक और चोरी से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा क्या होगी इसमें ही तय किया गया है। यानी कि अगर बात करें तो आईपीसी क्या है, आईपीसी वर्तमान काल का गरुड़ पुराण है, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें आपके अपराधों की सजा तय की गई है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसमें कुल कितनी सजा मिलेगी। इसके बारे में चर्चा हमें कहां देखने को मिलती है, इसके बारे में चर्चा हमें इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता में देखने को मिलती है। अब हमारे सामने सवाल ये आ जाएगा कि भाई आखिर भारतीय पीनल कोड यानी कि आपके भारतीय दंड संहिता का इतिहास क्या है। तो भाई कब लागू हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भाई थोड़ा सा में नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा वर्ष 1833 में। वर्ष 1833 में क्या हुआ, वर्ष 1833 में चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के आधार पर वर्ष 1834 में लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले की अध्यक्षता में भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कर दिया गया। तो भारत का पहला विधि आयोग कब बना, वर्ष 1834 में। किसके आधार पर, वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर। तो भारत को अपना पहला विधि आयोग मिल चुका था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले बनाए गए थे। तो भाई किसी और नाम से यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वही फेमस लॉर्ड मैकाले हैं जिनकी हम कई बार चर्चा करते हैं। तो वर्ष 1834 में क्या किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग बना दिया गया। अब क्या होता है, तो भारतीय दंड संहिता का जो हमें मसौदा तैयार देखने को मिलता है, यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो मसौदा था वो भारत के इसी प्रथम विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था, जो विधि आयोग वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो भारतीय दंड संहिता का जो पहला ड्राफ्ट है वो हमें इसी विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम ये सोचें कि भाई काम शुरू कब हुआ था भारतीय दंड संहिता पर, तो वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो भाई साहब भारतीय दंड संहिता का मसौदा बनना शुरू कब हो गया था, वर्ष 1834 में इस पर काम शुरू हो गया है। अगर हम इसके मसौदे की बात करें तो वर्ष 1850 में मसौदे यानी कि ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका था और वर्ष 1856 में इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने पेश कर दिया गया। तो भाई आगे क्या हुआ, आगे इस मसौदे पर दोबारा काम किया गया और दोबारा काम कौन करता है, दोबारा से एक व्यक्ति रहे हैं वांस पिकॉक। तो भाई साहब क्या करते हैं, वांस पिकॉक ने ड्राफ्ट में आवश्यक सुधार किए हैं और यही वो वांस पिकॉक हैं जो बाद में चलकर कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनते हैं। तो दोबारा से काम चालू हुआ और वांस पिकॉक ने इस मसौदे में आवश्यक सुधार किए। तत्पश्चात क्या होता है, तत्पश्चात भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में 6 अक्टूबर को पास हो गई और क्या कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी वर्ष 1862 से लागू कर दिया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता को कब पारित किया गया था, भारतीय दंड संहिता को वर्ष 1860 में 6 अक्टूबर को पारित कर दिया गया था और लागू कब किया गया है, लागू किया गया है 1 जनवरी वर्ष 1862 से। अब ऐसे में हमारे दिमाग में सवाल आएगा, सर जी आपने संविधान के बारे में हमें बताया है, सर जी हमें सीआरपीसी के बारे में बताया है कि इसमें कितने अध्याय हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, जैसे सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं। तो भाई क्या हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि आईपीसी में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो बिल्कुल, आज हम जानते हैं कि भाई आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हमें देखने को मिलती हैं।
तो 1860 के बाद से यदि हम आईपीसी की बात करें तो 1860 तो आपको पता है 1860 में आईपीसी को पास किया गया था और 1862 में से लागू किया गया था। तो 1860 के बाद से आईपीसी के कई सेक्शनों में परिवर्तन किया जा चुका है। इसमें कई बार संशोधन हो चुका है। दहेज हत्या से लेकर कई अपराधों को जोड़ा जा चुका है और कई अपराधों को हटाया जा चुका है। तो ऐसे में संशोधन हो चुके हैं, नई चीजों को जोड़ा गया है, पुरानी चीजों को हटाया गया है। तो तत्पश्चात देखें आईपीसी का वर्तमान स्वरूप क्या है। आईपीसी का वर्तमान स्वरूप आपके सामने है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय नजर आते हैं और 511 धाराएं नजर आती हैं। तो अध्याय कितने हैं? अध्याय 23 हैं और 511 धाराएं नजर आती हैं। तो आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, जिसे हम लोग कभी कभी पिक्चरों में दफा के नाम से जानते हैं। सुना होगा ना आपने, दफा 302 के तहत, है ना भाई, आपने सुना होगा दफा 309 के तहत, 307 के तहत। तो जो दफा शब्द है वो धाराओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारतीय दंड संहिता में कुल मिला के 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह है कि आईपीसी कहां पर लागू है। क्या आईपीसी पूरे भारत में लागू है या फिर कोई संस्थान ऐसा है जहां पर आईपीसी लागू नहीं होता है, या कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर आईपीसी लागू नहीं होता है? इसके बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है, आईपीसी की बात की जाए तो आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होती है, पूरे भारत पर लागू होती है। पर जानते हैं खास बात क्या है? खास बात यह है भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। अब आप पूछोगे सर जी ये तो गलत है, भारतीय सेना पर लागू क्यों नहीं होती है? तो भारतीय सेना के लिए यहाँ पर कोई अलग से नियम काम करता है क्या? अलग से कोई आचार संहिता है? तो बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय सेना के लिए अलग नियम कायदे कानून काम करते हैं। तो क्या है भाई? भारतीय सेना की अपनी आचार संहिता है और भारतीय सेना के अपने नियम हैं। अगर हम तीनों सेवाओं की बात करें, यानी कि हम सेना की बात करें, हम नौसेना की बात करें, हम वायुसेना की बात करें, तो इनके रक्षा कर्मियों को विशेष कानूनों के माध्यम से, जैसे थल सेना के लिए सेना अधिनियम 1950 काम करता है, नौसेना के लिए नौसेना अधिनियम 1950 काम करता है और वायुसेना के लिए वायुसेना अधिनियम 1950 काम करता है। तो तीनों सेवाओं यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा कर्मियों को विशेष कानूनों सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के द्वारा शासित किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, भारत में जो आईपीसी है संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। भारतीय सेना की अपनी आचार संहिता है, भारतीय सेना के अपने नियम हैं, जिन कानूनों के बारे में हम लोगों ने अभी जाना। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं कि वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी। तो आप लोग पूछेंगे कि सर जी वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में क्या लागू था? तो वर्ष 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी। तो अब ये रणवीर दंड संहिता क्या है? रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह के नाम पर रखी हुई एक दंड संहिता है, जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लागू हुआ करती थी। एक तरीके से आईपीसी की भांति है, इसमें हमें कुछ परिवर्तन नजर आते हैं, परंतु हुआ क्या है? परंतु वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद अब हमें जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी नजर आती है। तो अब क्या है? जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू है। जबकि अगर 2019 से पहले की बात करें तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता लागू हुआ करती थी। अब क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आईपीसी नजर आती है? तो आपके सामने आएगा सर जी ऐसे कैसे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आईपीसी कैसे है? तो चलिए भाई इसके बारे में भी जानते हैं। तो भारत के विभाजन के बाद भारतीय दंड संहिता भारत और पाकिस्तान दोनों को विरासत में मिली। यानी कि जब वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो हमारे पास भारतीय दंड संहिता थी, इसी प्रकार से पाकिस्तान के पास भी भारतीय दंड संहिता थी। तो ऐसे में भारत में तो ये भारतीय दंड संहिता के नाम से जानी गई, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? इसका नाम परिवर्तित किया और पाकिस्तान दंड संहिता के नाम से आज ये पाकिस्तान में जानी जाती है। तो जहां भारत में यह भारतीय दंड संहिता और पाकिस्तान में पाकिस्तान
पाकिस्तान दंड संहिता के रूप में स्वतंत्र रूप से जारी है। इसके अलावा पूछोगे तो सर जी क्या बांग्लादेश में भी आईपीसी लागू है? तो बांग्लादेश में भी हमें आईपीसी का परिवर्तित रूप नजर आता है। हुआ क्या था, वर्ष 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान से बांग्लादेश एक अलग आजाद देश बना था और ऐसे में बांग्लादेश ने अपनी आजादी के बाद इस संहिता को अपनाया, जिसका परिवर्तित नाम क्या बना? जिसका परिवर्तित नाम बांग्लादेश दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। तो जिस संहिता को हम भारत में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, वही हमें संहिता पाकिस्तान में नजर आती है जिसका नाम पाकिस्तान दंड संहिता है, और इसी प्रकार की संहिता हमें बांग्लादेश में नजर आती है जिसका नाम बांग्लादेश दंड संहिता है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत मजा आया होगा। तो जल्द मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, जल्द मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।